हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 1 जो कि रहेगा इकोनॉमिक्स का। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 कैसे कवर करेंगे, धीरे धीरे ब्लॉक वाइज डिवाइड करके ये भी देखेंगे। अब एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात बताओ, मान के चलो बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो और बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे फिगर्स दिए हुए और नंबर्स दिए हुए। आप इसको देखते हो और घबरा जाते हो, घबरा के ये सोचते हो कि अब इसको सॉल्व किया जाए या ना किया जाए। अब इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे पहले फोकस करते हैं ताकि टाइम बचे। ये सारे सिनेरियोस एकदम नॉर्मल है। जब मैं 12th पे था मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती थी और ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जैसे जैसे हम ये लेवल बाय लेवल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करेंगे, आप नेशनल इनकम पे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। यानी अभी अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी ठीक है, बस वीडियो ध्यान से देखो और आखिरी तक देखो, क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप एकदम बोर्ड से रेडी होगी। अब एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, दूसरी इस चैप्टर से बोर्ड में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब 10 नंबर के क्वेश्चन मतलब एक एमसीक्यू गारंटीड पूछेगा, दूसरा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और तीसरा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब 6 मार्क्स में ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। तो 3 मार्क्स में क्या रहेगा, कोई थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और 1 मार्क्स में वही असर्शन रीजनिंग या डायरेक्टली पूछा गया हुआ एमसीक्यू। अब इतना कवर करने के बाद बहुत सारी चीजें हम देखेंगे धीरे धीरे। जैसे 10 में से 6 नंबर पाना बहुत ही टफ पड़ जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल से सब बच्चे भागते हैं और मैं भी 12th पे न्यूमेरिकल से भागता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको कोप अप किया और मैं सीखा। अब हाफ ईयरली से पहले इसको कंप्लीट कर लो ताकि बाद में इसके लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको कवर करने का और आप अपने प्री बोर्ड्स तक आते आते इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ आने वाले 60 मिनट रहते हो इस वीडियो पे, तो मैं गारंटी देता हूँ ये 60 मिनट्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेशनल इनकम से रिलेटेड, क्योंकि मैं सारी चीजें इसी में ही कवर कर दूंगा। अब शुरू के 10 मिनट अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कुछ भी बक के चले जाना मेरे को, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि शुरू अगर आखिरी के 60 मिनट तक रहे तो नेशनल इनकम ऐसा तो आपके टीचर ने भी नहीं कंप्लीट किया होगा जैसे कि मैं करवाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। चैप्टर को मैंने टोटल 4 ब्लॉक्स पे डिवाइड किया है। ब्लॉक नंबर 1 कंटेन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, जिसमें कंज्यूमर, इंटरमीडिएट, फाइनल और भी एक्सेट्रा जो भी डिफरेंट टाइप्स के गुड होंगे हम इसमें सब देखेंगे। अब बच्चे इस पर्टिकुलर ब्लॉक 1 को बोर समझते हैं, यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स हैं इसको एक बोरिंग पार्ट समझते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहीं से आते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्लॉक नंबर 2 पे स्टॉक के बारे में, फ्लो के बारे में, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये जितने भी वर्ड्स आप समझते हो ये सारी चीजों को डील करेंगे। और असर्शन रीजनिंग के एमसीक्यूज जो होंगे वो ब्लॉक 2 से उठेंगे। ब्लॉक 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी उठ सकते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, ये सारी चीजें 3 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अब जो ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 है ये हमारा इंपॉर्टेंट ब्लॉक होगा, क्योंकि ये 6 मार्क्स कंटेन करेगा। और ब्लॉक 3 में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब क्या होता है ये सारी चीजों को देखेंगे। और ब्लॉक 4 पे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और तो और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पूरा का पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके समझेंगे और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को आखिरी में फिनिश करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 से। लेकिन ब्लॉक 1 से स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, ब्लॉक 1 स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, वो है प्रिकॉशंस रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है कि अगर कोई आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो और किसी भी मेथड से कर रहे हो, आगे चल के देखेंगे हम 3 टाइप के मेथड होते हैं, किसी भी मेथड से कर रहे हो तो डायरेक्टली एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन में एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या प्रिकॉशन लोगे आप। प्रिकॉशन ऐसे तो टोटल अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 18 है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको 18 याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। मैं आपको सिर्फ 4 सवाल दूंगा और 4 सवालों के अगर आपको आंसर बन गए तो आप प्रिकॉशंस डायरेक्टली लिख लोगे और टीचर आपको यानी कि चेकर आपको नंबर भी देगा बोर्ड्स पे। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ब्लॉक 1 स्टार्ट करते हैं। अब ब्लॉक 1 का सबसे पहला क्वेश्चन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर लिखना है तो जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं उसे एग्जैक्टली लिखना, तो डेफिनेशन को तोड़ देते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स और ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स। सबसे पहली लाइन ये हो गई। दूसरा, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम किस में रहेगी, ऑब्वियस सी बात, इकोनॉमिक्स पढ़ने तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम रहेगी। तो हम किसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे, इकोनॉमी की प्रॉब्लम का बात करेंगे। अब ये प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, लोगों के इनकम के बारे में, उनके आउटपुट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब
ये सबको प्लस करो, जितनी भी चीजें मैंने बताई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन बनाओ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स विच स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज एन होल। हम पूरे कंप्लीटली इकोनॉमी की प्रॉब्लम को समझते हैं यहाँ पर। और जैसे कि एग्जाम्पल, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये सारी चीजों को प्लस करने के बाद जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो चेकर पूरे के पूरे मार्क्स देता है, क्योंकि चेकर के सामने मार्किंग स्कीम पे यही डेफिनेशन रहेगी। और तो और अब सीधे भाषा में समझते हैं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटी सी जगह, यानी आपके शहर की एक छोटी सी दुकान है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी दुकान है। अब इसको और इजी भाषा में समझो, अगर एक चाय की टपरी में एक चाय बिक रही है, तो ये माइक्रो है, और पूरे के पूरे शहर में कितनी चाय बिक रही है, ये मैक्रो। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। और अब ब्लॉक 1 का दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब 4 मार्क्स में कैसे आएगा, और 4 मार्क्स मेरे साथ याद रखो, बहुत आसान से बनेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो डिफरेंशिएट करना और फिर देन मैक्रो। तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एक शॉप हो गया, एक फर्म हो गया, एक कंज्यूमर हो गया। लेकिन मैक्रो में हम सबके बारे में पढ़ते हैं एज एन होल इकोनॉमी, जिसमें हम इनकम की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अब सेकेंड, माइक्रो का ऑब्जेक्टिव है रिसोर्सेज को अलोकेट करना, यानी कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, जबकि मैक्रो का ऑब्जेक्टिव होता है कि सारी चीजें जो इकोनॉमी में हैं उनका ग्रोथ किया जाए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ पे मेन फोकस करेगा मैक्रो। अब थर्ड, माइक्रो के की एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, जैसे कि सप्लाई और डिमांड, जो कि आप 11th में पढ़ के आओगे। लेकिन मैक्रो के की एलिमेंट्स क्या होंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ एग्रीगेट वर्ड लगा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हम किसी एक आदमी के डिमांड और सप्लाई को नहीं मानते, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कितना डिमांड है और पूरी इकोनॉमी में कितना सप्लाई है, तो उसे एग्रीगेट बोला जाएगा, यानी कि इकोनॉमी एज एन होल। अब चौथा, जहां बच्चे मेन लिखना भूल जाते हैं, और ये चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी बोली जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोली जाती है। अब ये 4 डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आसान थे। अब इतना तो कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज, मैं पूरी की पूरी सीरीज को अब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल से समझाऊंगा, और मैं आपके सामने एक विलेज क्रिएट करने वाला, यानी कि एक गांव बनाऊंगा जिसमें 4 टाइप के लोग रहेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं विलेज क्रिएट करना। अब गांव क्रिएट करते हैं और गांव में 4 लोग को डालते हैं। सबसे पहला है एक फार्मर, और फार्मर का मेन काम है व्हीट प्रोड्यूस करना, यानी वो गेहूं उगाता है। दूसरा है चक्की वाला, यानी कि वो उस गेहूं और व्हीट को पीसता है और आटे में कन्वर्ट करता है, यानी कि फ्लोर बनाता है। अब तीसरा आता है यहाँ पर एक बेकरी वाला, जो कि उस आटे को खरीदता है और खरीद के बेकरी में बेक करके ब्रेड बनाता है। और चौथा है एक घर, यानी कि कंज्यूमर फाइनली, जहां पर वो आदमी जाते हैं और ब्रेड खरीद के लाके उसे फाइनली कंज्यूम करते। अगर ये चारों याद हो गए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, और आने वाले जो भी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट अपकमिंग 55 मिनट्स में, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और तो और ऐसे समझेंगे कि ये पूरे के पूरे 4 एग्जाम्पल के अंदर ही हमारी पूरी की पूरी ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए। एक एक न्यूमेरिकल जो भी हम डील करेंगे वो इसी 4 लोगों के अंदर से रहेगा, और इस 4 लोगों को ही आपको इकोनॉमी ही समझना है, यानी कि पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही है। ये एक फार्मर, दूसरा चक्की वाला, तीसरा बेकरी और चौथा वो घर। ये 4 अगर याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि यूनिट 1 अच्छे से समझ आएगा। अब चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो गांव में गेहूं बना, गेहूं से आटा बना, आटा बेकरी में गया और ब्रेड बना, ब्रेड फिर घर पे आया। अब सोचो, क्वेश्चन अगर पूछे कि नेशनल इनकम में हम किसको कैलकुलेट करेंगे, सोच के बोलना, पॉज लो और कमेंट सेक्शन में जाओ और आंसर लिखो। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई एक आएगा या तीनों आएंगे, तो आंसर है सिर्फ एक आएगा, यानी कि हम नेशनल इनकम में सिर्फ ब्रेड को काउंट करेंगे। अब इसका एक सही एक्सप्लेनेशन ये बनता है कि अब वैल्यू जो थी वो गेहूं की थी, वो आटे पे गई, आटे की वैल्यू किस पे गई, ब्रेड पे गई, और ब्रेड की फाइनल वैल्यू वो कंज्यूमर बाय किया, यानी कि वो घर वाला बाय किया, और घर वाला बाय करके उस वैल्यू को पे किया। तो सबकी वैल्यू एक दूसरे में एड ऑन थी, इसी के लिए वो फाइनल का फाइनल प्रोडक्शन, यानी फाइनल जो अमाउंट दिया गया था वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट हुआ। अब इतना तो सिंपल था। क्या होता अगर हम सबकी वैल्यू को एक साथ एड ऑन कर देते और सबको प्लस कर देते नेशनल इनकम में। लेकिन ये नेशनल इनकम चैप्टर का बहुत बड़ा पाप है। पाप बोलने का मतलब जो सब बच्चे गलती करते हैं, इसे बोलते हैं डबल काउंटिंग करना। अगर हम किसी की वैल्यू को जो ऑलरेडी एक्सिस्ट थी किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट को उससे फिनिश प्रोडक्ट की सब पे वैल्यू ऐड कर लेते हैं, तो नेशनल इनकम हमेशा गलत कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि हमें डबल काउंटिंग समझना पड़ेगा। तो डबल काउंटिंग यानी कि सबसे आखिरी में जो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है वो उसकी वैल्यू कंटेन करता है, और हमें सबसे आखिरी में जो भी प्रोडक्ट आया उसे ही नेशनल इनकम में ऐड करना है, बाकी चीजों को ध्यान भी नहीं देना। यानी कि हम गेहूं को इग्नोर करेंगे,
और आटा को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ब्रेड काउंट होगा जिसका हम फाइनल प्राइस पे किए। अब नेक्स्ट, और अब इस पूरे गेहूं आटा और ब्रेड के प्रोसेस से हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि गुड्स क्या क्या होंगे। अब तो बाइफरफिकेट करते हैं गुड्स को। जितनी भी चीज़ें हमें लगी गेहूं से एक ब्रेड बनाने में, ये सारी की सारी पार्ट थे इंटरमीडिएट गुड्स की, यानी कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस था। अब प्रोसेस में अगर सारी चीज़ें होंगी तो वो इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट कहलाएंगे। अब याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स को हम जब खरीदते हैं तो उसे रीसेल भी कर सकते हैं। जैसे कि चक्की वाले ने गेहूं खरीदा और गेहूं से आटा बनाया और आटा को फिर ब्रेड वाले ने लिया, यानी बेकरी वाले ने लिया, तो रीसेल का पर्पस था। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा रीसेल के पर्पस से बनाए जाएंगे। लेकिन दूसरा फाइनल गुड्स कभी भी रीसेल के पर्पस से नहीं बनाए जाएंगे, वो सिर्फ सेल के पर्पस से बनाएंगे। उनका सिर्फ एक बार सेल होगा, यानी कि ब्रेड का जैसे एक बार सेल हुआ और सेल के बाद फाइनल कंजप्शन हो गया उस घर पे। अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में एक और डिफरेंस है। अगर कोई एक प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की एक प्रोडक्शन बाउंड्री होती है। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब जैसे कि वो फार्मर ने उगाया और यहाँ फैक्ट्री पे ब्रेड बन गया, तो ये इसकी एक प्रोडक्शन बाउंड्री थी। लेकिन फाइनल गुड्स का क्या, कोई प्रोडक्शन बाउंड्री नहीं, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर का होता है, क्योंकि बाहर वाले ने आया और इसे खरीदा और खरीद के कंज्यूम किया, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो फाइनल गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होगी और इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। जो और सिंपल भाषा में समझना है तो जितनी भी चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड रहेंगी, जो भी गुड्स फैक्ट्री में जाएंगे वो सब इंटरमीडिएट है, और जो भी फाइनल आपके घर पे आते हैं और जो उसका फाइनली कंजप्शन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं वो फाइनल गुड है। अब चलो नेक्स्ट जंप करते हैं। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी सुन लो, किसी भी गुड्स को इंटरमीडिएट और फाइनल बोलने से पहले हमें उसका यूजेस समझना पड़ेगा। अब यूजेस यानी कि जैसे कि उस चक्की वाले ने गेहूं खरीदा और बेकरी वाले ने आटा खरीद के उस ब्रेड का फॉर्मेशन किया, तो ये तो हमें समझ आ गया कि फॉर्मेशन हुआ तो इंटरमीडिएट गुड बोलती है। अब एज्यूम करो कि आपकी मॉम उस चक्की वाले के पास गई और आटा खरीद के लाई, घर में रोटी बनाई और आपको खिला दी, तो आपकी मॉम क्या की, आपकी मॉम एक इंटरमीडिएट गुड खरीद के लाई कि फाइनल गुड खरीद के लाई? तो यहाँ पर उसके यूजेस के हिसाब से आपकी मदर ने एक फाइनल गुड खरीदा जिसको उन्होंने घर आके बेक किया और फिर आपको खिलाया, तो एक फाइनल कंजप्शन हुआ। तो यूजेस के हिसाब से इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंशिएशन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बस फॉर इन्फॉर्मेशन और सीयूटी के पर्पस में अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट गुड्स पे जंप करते हैं। अब इतनी सारी चीजें कवर करने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, मीन्स थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स से रिलेटेड, और चलो प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस होते रहेगी और ये चैप्टर अच्छे से दिमाग में घुसते रहेगा। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे टोटल 4। तो पहला क्वेश्चन है मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड, दूसरा है परचेस ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, और तीसरा है परचेस ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर अ यूजिंग ऑफ शॉप, यानी फॉर यूज ऑफ इन शॉप। अब चौथा, क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग अ सोफा सेट बाय अ कारपेंटर। अब पॉज करो, पॉज करके कमेंट सेक्शन पे जाओ और आंसर लिखो। आंसर लिखने के बाद आके फिर प्ले करो और चेक करो कि आपके गुड्स जो भी आप इसमें फिक्स कर रहे हो कि फाइनल है या इंटरमीडिएट, वो सही है या गलत। तो चलो आंसर देखते हैं। अब आंसर में पहला क्या होगा, मिल्क यूज्ड बाय फॉर द हाउस होल्ड कंजप्शन। आंसर होगा ऑब्वियसली बात है फाइनल गुड। फाइनल गुड क्यों होगा आंसर, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और डायरेक्टली कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि पूरे के पूरे घर वाले उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो फाइनल गुड हुआ। दूसरा क्वेश्चन था कि ग्रोसरी शॉप ने सामान लिया, परचेज द राइस फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप, तो आप राइस ग्रोसरी शॉप से लियो तो एक इंटरमीडिएट गुड है। अब इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि ग्रोसरी शॉप चावल खाने के लिए नहीं खरीद रही, अब ये रीसेल करने के लिए खरीद रही है। ग्रोसरी शॉप से आप खरीदने नहीं गए हो, पहले बात तो ये समझ लो। ग्रोसरी शॉप में एक नॉर्मल कंज्यूमर खरीदने नहीं गया, ग्रोसरी शॉप होलसेलर के पास गया था। तो परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप है, फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में भी, तो जो कंफ्यूज करेंगे। तो ये एक इंटरमीडिएट गुड था। अब तीसरा क्वेश्चन ये बोला था कि परचेस ऑफ एयर कंडीशनर फॉर अ शॉप यूज। अब शॉप पे यूज हो रहा है, यानी कि हम उस चीज को यूज करके और प्रोडक्शन ले रहे हैं और अपनी चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हैं ताकि धंधा अच्छा चले, तो ये भी एक इंटरमीडिएट गुड होगा, फाइनल गुड नहीं होगा। फाइनल गुड कब होता, जब हम अपने घर पे लगाते और यूज करते। अब लास्ट है क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग अ सोफा सेट बाय अ कारपेंटर। ये भी एक इंटरमीडिएट गुड होगा क्योंकि कारपेंटर यूज कर रहा है, अगर घर पे यूज किया जाता तो ये फाइनल कंजप्शन कहलाता। अब कारपेंटर उस सोफे को बेचेगा, सोफे को बेच के पैसे कमाएगा, पैसे कमा के डायरेक्टली फिर वो जहां से क्लॉथ लाया उसको पे करेगा, तो ये भी एक इंटरमीडिएट गुड का पार्ट होगा। अब क्वेश्चंस करने के बाद नेक्स्ट, तो अब एक मिथ तोड़ देता हूं जो बहुत कॉमन है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स पे। अगर जैसे कि हमने एसी वाला एग्जांपल लिया था, उसका मिथ तोड़ते हैं, तो बिजनेस ने खरीदा तो इंटरमीडिएट गुड है, ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये फाइनल भी हो सकता है। मान के चलिए बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी, कार खरीदी, एसी खरीदा, तो ये सब फाइनल गुड्स में आएगा। अभी तो मैंने आपको बोला कि इंटरमीडिएट, अब फाइनल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आपके दिमाग में इस चीज को अच्छे से बैठाना चाहता था। तो अब ये फाइनल क्यों है,
फाइनल इसलिए है कि ये एट द एंड उस बिजनेसमैन के लिए यूजफुल रहेगा, वो एक एसेट बिल्ड कर रहा है। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाता तो वो इंटरमीडिएट गुड पे आता। अब बायर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेसमैन है या कंज्यूमर है डायरेक्टली, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैटर करता है कि गुड्स का क्या हुआ, फाइनल कंजप्शन हुआ या नहीं, ये मैटर करता है। तो एसी दुकान पे लगाओ चाहे घर पे लगाओ, चालू तो होगा, फाइनल कंजप्शन तो हो रहा है, तो एसी एक फाइनल गुड कहलाएगा। जैसे कि बिल्डिंग भी एक फाइनल गुड कहलाएगी और कार भी एक फाइनल गुड कहलाएगी। अगर मैं एक कार खरीदता हूँ और मेरा ड्राइवर चलाता है, कंजप्शन तो हो रहा है, यानी कि वो एक फाइनल गुड हुआ। अगर मैं एक कार खरीदता हूँ जो कि ओला रेंटल में चलती है या उबर रेंटल पे चलती है और उससे पैसे आते हैं, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड नहीं, वो भी एक फाइनल गुड ही कहलाएगा, क्योंकि कंजप्शन तो हो रहा है। अब इतनी सारी चीजें और इतना सारा टॉपिक समझ आया, इंटरमीडिएट फाइनल, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। और अब नेक्स्ट गुड्स के बारे में जो पढ़ना है वो है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अक्सर बच्चे कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप याद रखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। कंज्यूमर और कैपिटल अलग होता है, इंटरमीडिएट और फाइनल अलग होता है। अभी इतने देर हम बड़े क्वेश्चंस के इंटरमीडिएट और फाइनल तो समझ आ गए, अब कंज्यूमर और कैपिटल क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। अब मान के चलो कंज्यूमर गुड्स होते क्या है, तो कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो एक ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, एक ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि वो ब्रेड एग्जांपल वाला, एक कंज्यूमर ने खाया और सेटिस्फाई हो गया। घर पे प्ले स्टेशन 5 लेके आया हूँ, खेला गॉड ऑफ वॉर, सेटिस्फाई हो गया। या तो अभी GTA 6 आने वाला है, मैंने उसकी CD खरीदी या मैंने उसका 8 रैम में वर्जन खरीदा 7,500 रुपये पे करके, और देन उसका यूज करके मैं सेटिस्फाई हूँ। ये सब कंज्यूमर गुड्स के पार्ट है। लेकिन अब कैपिटल गुड क्या होता है, तो कैपिटल गुड वो सारे गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे कि वो आटे वाले की चक्की, तो चक्की में मशीन लगा होगा जिससे आटा बना होगा, वो एक कैपिटल गुड था। अब वो ओला और उबर वाले की जो कार होगी जिससे वो पैसे कमाता है, तो वो भी एक कैपिटल गुड है। ये सारी चीजें ह्यूमन को तो सेटिस्फाई करती हैं बट इनडायरेक्ट वे में। तो ये बोल सकता हूं कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, और कैपिटल गुड्स वो गुड होंगे जो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, बट एट द एंड दोनों कंज्यूमर को ही पॉइंट ऑफ व्यू को टच करेंगे। अब इतना समझ आता है तो आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स समझ तो आ गया, लेकिन बोर्ड्स में इसे डिफरेंशिएट करने बोलता है 3 मार्क्स में। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, तो कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर को, और तो और कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, कंज्यूमर गुड्स की वैल्यू रिलेटिवली चीपर रहेगी एज कंपेरिजन टू कैपिटल गुड। ऑब्वियस सी बात है भाई, आटा सस्ता आता है आटे बनाने वाली मशीन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर गुड्स में जो प्रोडक्ट बनेगा वो चीप रहेगा और कैपिटल गुड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉस्टली रहेगा। यानी कैपिटल गुड्स हमेशा कॉस्टली रहेंगे कंज्यूमर गुड्स के बिहाफ पे। और तो और अब दूसरा, कंज्यूमर गुड्स हमेशा कंजप्शन के लिए बनेगा और कैपिटल गुड्स हमेशा फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनेगा। ये 3 पॉइंट्स अगर क्लियर है तो अब हम इसके टाइप्स पे जंप करते हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अब बताओ कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप क्या क्या हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब आपको अच्छे से पता है, बार बार लंबे समय तक टिके जाने वाली चीजों को हम ड्यूरेबल बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड्स ये बताता है। अब सबसे ज्यादा ड्यूरेबल क्या होता है, आयरन की बनी हुई चीजें, यानी कि मशीन हमेशा ड्यूरेबल होती हैं। लेकिन लकड़ी की बनी हुई चीजें ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में आएंगी क्योंकि वो जल्दी सड़ जाएंगी। प्लास्टिक की बनी हुई चीजें ड्यूरेबल रहेंगी। पेपर की बनी हुई चीजें नॉन ड्यूरेबल रहेंगी क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, जो बार बार यूज हो और बार बार यूज होने पर थोड़े समय तक यूज करने के बाद उसे खत्म कर दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई शू के डब्बे लेके आते होंगे या घर पे आपके कोई कार्टन्स आते होंगे, वो कार्टन्स सेमी ड्यूरेबल है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज किए जाते हैं, उसके बाद एक टाइम आता है जब वो खराब हो जाते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल का सबसे अच्छा एग्जांपल पैकेजिंग बॉक्सेस हो सकते हैं, यूजुअली 1 साल से कम टिकते हैं, जैसे कि जूट बैग हो गया, कपड़े हो गए, ये सब सेमी ड्यूरेबल है। अब नॉन ड्यूरेबल एक ही बार यूज करो और खत्म करो जैसे कि डिस्पोजेबल कप्स जो हम पीते हैं, जिसमें कॉफी पियेंगे, चाय पीते हैं, वो डिस्पोजेबल कप्स एक बार यूज करते हैं थ्रो करते हैं, वो एक ही बार के लिए बने होते हैं, तो ये नॉन ड्यूरेबल होता है। और तो और जो भी हम फूड खाते हैं, बना के जो खाते हैं, जैसे कि रोटी नॉन ड्यूरेबल है, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। देन एक होता है नॉन मटेरियल। अब नॉन मटेरियल क्या है, जो डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करेगा, जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई करे, वो नॉन मटेरियल कहलाएगा। जैसे टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, ये सब नॉन मटेरियल, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं, इसीलिए नॉन मटेरियल बोला गया, और डायरेक्टली सामने वाला सेटिस्फाइड भी हो जाता है। तो इतनी सारी अगर चीजें समझ आती है तो फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको पॉज लेके आंसर्स बताने हैं। तो इस बार, पिछली बार टोटल 4 क्वेश्चन थे, इस बार 6 क्वेश्चन। याद रखो क्वेश्चंस करो ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठे। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे और लग रहा है समझ आ रहा है तो एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप खत्म हो जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं बनने वाला। तो क्वेश्चंस करते रहो मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, व्हीट प्रोड्यूस बाय अ फ्लोर मिल। दूसरा है कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर। तीसरा है अ कार परचेज बाय फैमिली। चौथा, कोल यूज्ड फॉर अ स्टील फैक्ट्री। पांचवा, चॉक परचेज बाय अ स्कूल। ये वाला ट्रिकी था। देन छठवा, 6 शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप। अब ये 6 के 6 को 15 सेकंड का काउंटडाउन लगाओ और 15 सेकंड में ट्राई करो कि आंसर बन जाए। अगर 15 सेकंड में नहीं बनता तो और रिपीट करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। गारंटी दे रहा हूँ 15 सेकंड के अंदर सब बन जाने चाहिए कि कौन सा इंटरमीडिएट था और कौन सा फाइनल था। अब आंसर देखते हैं। तो आंसर है पहला, पहला वाला था व्हीट बाय फ्लोर मिल। तो फ्लोर मिल ने यूज किया तो इंटरमीडिएट होगा ऑब्वियसली। दूसरा, यूज अप हो गया टैक्सी ड्राइवर वाला, तो कार बाय टैक्सी ड्राइवर, ये फाइनल गुड होगा। फाइनल के साथ साथ क्या होगा, एक कैपिटल गुड होगा। ठीक है, फाइनल के साथ साथ कैपिटल गुड। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल स्टॉक में ऐड हुआ है। तीसरा, कार बाय फैमिली, अब फैमिली ने कार यूज किया है तो फाइनल कंजप्शन हो रहा है, यानी कि फाइनल गुड्स तो है लेकिन कंज्यूमर गुड्स भी है, फाइनल के साथ साथ कंज्यूमर भी। अब चौथा, कोल बाय स्टील फैक्ट्री। तो कोल बाय स्टील फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑब्वियस सी बात है कोल यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट होगा। फाइनल प्रोडक्शन तो बिजली पैदा करता है तो कोल इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। अब पांचवा, चॉक बाय स्कूल। जब स्कूल चॉक यूज कर रहा है, जो डेली हम पढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड्स में टीचर आके लिखते हैं, तो इस फाइनली क्या प्रोवाइड करते हैं टीचर, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज फाइनल गुड्स हुआ, लेकिन चॉक क्या हुआ, तो एक इंटरमीडिएट गुड होगा चॉक। अब छठवा, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप। अब ये जो शुगर यूज कर रहा है स्वीट शॉप खुद खा थोड़ी रहा है, मिठाइयों में जो डाल रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, मिठाई बना, तो शुगर क्या था, एक इंटरमीडिएट गुड। तो पूरे के पूरे आंसर क्लियर थे, लेकिन ऑप्शन जो क्वेश्चन 2 और 3 था ये थोड़ा ट्रिकी था। वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर है और एक फैमिली वाला है। तो टैक्सी ड्राइवर याद करो मैंने क्या बताया था, कौन खरीद रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड्स का फाइनल यूज होना इंपॉर्टेंट है। फाइनल यूज तो फाइनल प्रोडक्ट की तरह हुआ वो, तो इसी के लिए वो दोनों किस में है, फाइनल गुड्स में है। अब इतना क्लियर, इंटरमीडियरी, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने ब्लॉक 2 पे अब शिफ्ट करेंगे। ब्लॉक 1 यहाँ खत्म होता है, आप सारे गुड्स के बारे में समझ गए हो, सब चीज प्रिपेयर्ड है। अब ब्लॉक 2 पे शिफ्ट करते हैं। अब ब्लॉक 2 स्टार्ट करते हैं और ब्लॉक 2 का सबसे पहला टॉपिक होगा स्टॉक वर्सेस फ्लो। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक स्टॉक वर्सेस फ्लो, और लेकिन सबसे आसान भी। ब्लॉक 2 इजी नंबर देने वाला टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक रहेगा इसमें। तो स्टॉक और फ्लो बिना समय बिताए हम यूज करते हैं, देखते हैं क्या है स्टॉक और फ्लो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक टंकी है और टंकी में से रेगुलर पानी निकल रहा है एक नल की हेल्प से। तो टंकी में जो पानी है यही हमारा स्टॉक है और जो नल से पानी निकल रहा है ये हमारा फ्लो है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि अभी टंकी में कितना पानी है, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ इतने लीटर्स पानी है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नल से कितना पानी निकल गया, तो आप नहीं बता पाओगे कितना निकला जब तक कि मैं आपको एक टाइम ना दे दूं। ये 1 मिनट पे निकला, 5 मिनट पे निकल रहा है, 10 मिनट तक नल खुला छूट गया, बताओ कितना पानी निकल रहा है। तभी आपके पास आंसर मिलेगा कि कितना पानी एक्चुअल में निकला। तो इससे ये समझ आता है कि इस स्टॉक पे टाइम का कोई लेना देना नहीं, लेकिन नल से जो पानी निकल रहा है यानी फ्लो पे, तो उस पर टाइम का लेना देना है। अब इसी से डेफिनेशन बनती है स्टॉक और फ्लो की। तो स्टॉक इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ्लो इज द क्वांटिटी वेयर एवरीथिंग इज मेजर्ड बिटवीन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही सारी चीजें मेजर होंगी, जिसमें टाइम डायमेंशन होता है और टाइम डायनेमिक कॉन्सेप्ट होगा। अब डायनेमिक कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब, डायनेमिक में आपको बताया था क्या होता है, बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए, तो डायनेमिक मतलब जो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहे। तो याद रखेंगे फ्लो हमारा हमेशा टाइम के हिसाब से चेंज होता है, पर स्टॉक कभी भी टाइम पे असर नहीं पड़ता स्टॉक का। तो स्टॉक हमेशा स्टैटिक रहेगा, लेकिन जो फ्लो रहेगा वो हमेशा डायनेमिक रहेगा। अगर समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ स्टॉक और फ्लो क्या है, और आगे बढ़ते हैं हम। और अब एक एग्जाम ट्रिक दे रहा हूं जिसको हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में कभी भी स्टॉक और फ्लो के क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, कौन सी चीजें स्टॉक में आएंगी कौन सी फ्लो पे, तो हमेशा याद रखना अगर किसी भी चीज के आगे पर ईयर लगाते हो और पर ईयर लगाने में सुनने में अच्छा लगता है तो वो फ्लो का पार्ट है, और अगर किसी के आगे पर ईयर लगाने में सुनने में अच्छा नहीं लग रहा तो वो स्टॉक है। ये ट्रिक 100% काम करती है एमसीक्यूज पे। तो जैसे कि इनकम पर ईयर क्या है भाई, बढ़िया चीज है, सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये फ्लो है। वेल्थ पर ईयर,
ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो ये स्टॉक का पार्ट था। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। अब चलो एग्जाम में अगर स्टॉक और फ्लो पे डिफरेंशिएशन पूछ दिया तो हम डिफरेंशिएशन पे क्या लिख सकते हैं। तो पहला, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा, फ्लो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मेजर किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम्स पे मेजर कर सकते हैं हम फ्लो को, क्योंकि फ्लो हमेशा चेंज होते रहेगा। देन सेकंड है, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं है, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं है लेकिन फ्लो पे टाइम डायमेंशन होता है। देन थर्ड, स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है लेकिन फ्लो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा चेंज होते रहेगा। अब इतने 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के हिसाब से वेल है, ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे हो जाएगा। तो स्टॉक और फ्लो पे हमने डिफरेंशिएशन भी देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि ब्लॉक 2 पे और क्या क्या टॉपिक है, उसको कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। अब ये इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में समझना। तो हमें ये तो पता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू को कम कर देना। तो एसेट्स की वैल्यू को कम कर देने को डिटेल में अब पढ़ेंगे कि इसे नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझा जाए। अब वही एग्जांपल पे चलो, गांव वाला, तो चक्की वाले की एक मशीन देखो। अब चक्की वाले ने इस साल न्यू मशीन लाई, लेकिन पुरानी मशीन का क्या हुआ, पुरानी मशीन घिस गई, पुरानी मशीन बेकार हो गई, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई। अब इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि रिटर्न डाउन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट। अब इसको इजी भाषा में समझेंगे, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, लेकिन कौन सा एसेट, फिक्स एसेट। अब रीजन क्या हो सकता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब होता है यूज करना। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के बीतने से वो चीजें खराब होने लगती हैं, धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होने लगती है। और चौथा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस बोलने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना। अब टेक्नोलॉजी पुरानी होगी मतलब हो सकता है वो हैंड ऑपरेटेड मशीन हो, या अब न्यूली मशीन आ गई है जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। अब ये सारी चीजों से उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन यही है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है। अब ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वही जो सबसे स्टार्टिंग में बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन देखे, बहुत बड़ी लिस्ट थी, बहुत बड़ी लिस्ट में कभी भी आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं देगा, दे दिया तो बल्ले बल्ले वही आपकी, लेकिन कभी भी डायरेक्टली नहीं देगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है। अगर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ढूंढ लिए यानी कि वही डायरेक्टली डेप्रिसिएशन होगा और आपको डेप्रिसिएशन को डील करना है। अब अगर ये मिलता है तो 6 नंबर बच गए, अगर नहीं मिला तो 6 नंबर एक बार में जाएंगे और न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसी के लिए ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूंगा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब यहां हमारा डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जंप करते हैं इन्वेस्टमेंट पे और देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं और इन्वेस्टमेंट है क्या एक्चुअली। और अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का है, पहला ग्रॉस है और दूसरा नेट। तो ग्रॉस मतलब एक ओनर ने अपने बिजनेस में जितना भी पैसा एज एन कैपिटल इन्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा ग्रॉस होगा, वो पूरा का पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी जो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा जिसमें हमने ये बताया कि रिटर्न डाउन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट, कौन सा एसेट, फिक्स एसेट, जिसकी भी वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर ग्रॉस में बहुत सारे एसेट थे जिसपे पैसे डाले गए हैं, कैपिटल डाला गया है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो आज के डेट में कितनी उस कैपिटल की वैल्यू है वो होगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस और नेट में यही फर्क है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज समझो, अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो आंसर आएगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब ये भी समझ आता है कि अगर मैं किसी भी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो आंसर आएगा नेट में। यकीन मानो ये जो लाइन मैंने अभी बोली कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करो आंसर नेट आएगा, यहां पर आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। आधा चैप्टर खत्म होने का मतलब सारे गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाता है। यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कंप्लीट करके हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ गए कि ग्रॉस में अगर कभी भी डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या था, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर इसको कभी भी माइनस करो तो आंसर हमेशा नेट आएगा। आधा चैप्टर जो आने वाला है वो पूरा का पूरा ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड है। तो अब आगे चैप्टर और ब्लॉक 3 कंटिन्यू करते हैं। अब ब्लॉक 3 स्टार्ट करने से पहले ब्लॉक 2 का एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो कि सिर्फ 2 मिनट लेगा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता क्या है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे इनकम का फ्लो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म होते क्या है, तो मान के चलो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होंगे जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं और भी मनी पड़े, और फर्म वो है जो कि कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, डिजाइन कर रहा है और वो दूसरे के रेंट पे रहेगा या दूसरे के प्लॉट को रेंट पे लेके उसको रेंट पे करेगा। तो अब हाउस होल्ड और फर्म के बारे में समझते हैं। तो हाउस होल्ड वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज आएगा, यानी LLCE याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हाउस होल्ड में रहेगा। और तो और
फर्म के अंदर रहेगा रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जो भी एक फर्म किसी हाउस होल्ड वाले को देगा। अब इसको इजी वे में समझते हैं। अगर एक हाउस होल्ड जिसके पास लैंड है वो एक फर्म को लैंड को रेंट पे दे रहा है, तो फर्म बदले में क्या देगा? रेंट देगा। ऑब्वियस सी बात है। रेंट किस फॉर्म पे देगा? मनी के फॉर्म पे। मतलब हाउस होल्ड के पास क्या आया? पैसे आए। अब हाउस होल्ड वाला इन पैसों का यूज करके वापस से फर्म जो सामान बना रहा है उस सामान को खरीदने में करेगा यूज। तो इससे जो फर्म के पास पैसे आए वही पैसे हैं जो वो रेंट में पे किया था, और ये जो लूप है वो चलते जाएगा, और इसे ही बोला गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि फर्म से पैसे हाउस होल्ड के पास जाएंगे और वही हाउस होल्ड के पैसे फर्म के पास वापिस भी आएंगे। फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं रेंट के हेल्प से, वेजेस के हेल्प से, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ये सब यूज करके। लेकिन हाउस होल्ड से फर्म की तरफ पैसे कैसे आ रहे हैं? जब वो उनसे कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है यानी सामान खरीद रहा है तब उनके पास पैसे आ रहे हैं। अब इतना चीज क्लियर, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इजीली समझ आ गया। एक छोटा सा क्विज करते हैं और क्विज करके हम ब्लॉक 2 को कंप्लीट करेंगे और ब्लॉक 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो ब्लॉक 3 में हम सिर्फ 2 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डोमेस्टिक और नेशनल। अब इसे पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स तो लाने हैं हमें, और हमने फिक्स भी किया है कि हम यूनिट 1 में 6 मार्क्स यानी कि पूरे के पूरे 10 मार्क्स उठाएंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूरे के पूरे कंप्लीटली 6 नंबर उठाएंगे। इसी के लिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अब स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में पढ़ना। लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको पता है कोरिया में जो इंडियन एम्बेसी है वो जमीन एक्चुअल में इंडियन एम्बेसी की है, और इंडिया में जो कोरिया की एम्बेसी है वो एक्चुअल में जमीन जो है वो कोरिया की है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब आगे जब डोमेस्टिक और नेशनल पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि एम्बेसी में रहने वाले लोग कहाँ की पेमेंट लेंगे, कैसी सैलरी आएगी। तो इसी के लिए बस मैं आपको अभी के लिए इतना बता रहा हूँ, इसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में डाल के रखिएगा कि कोरिया में जो इंडियन एम्बेसी है वो जमीन जो है वो इंडिया की है, और इंडिया में जो कोरिया की एम्बेसी है वो इंडिया की जमीन नहीं, वो कोरिया की है। मतलब वहां से जो भी पैसे जनरेट होंगे वो कोरिया जाएंगे, और कोरिया में जो भी पैसे इंडियन एम्बेसी में जनरेट होंगे वो इंडिया के पैसे। ठीक है। अब नेक्स्ट में जंप करते हैं जो कि डोमेस्टिक है और नेशनल है। अब डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये डोमेस्टिक है क्या चीज? तो डोमेस्टिक्स पढ़ने से पहले जो अभी मैंने आपको कोरिया का एग्जांपल दिया इसे ही हम लेंगे। तो डोमेस्टिक यानी पूरी की पूरी इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी इंडिया की ज्योग्राफी जहां तक है, यानी इंडिया जहां तक बाउंड्री शेयर करता है अपनी, वो पूरी की पूरी आएगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में वो भी चीजें आएंगी जैसे कि वो कोरिया वाली एम्बेसी या दूसरे किसी भी कंट्री में इंडिया की एम्बेसी है, वो सारी एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। लेकिन एक और चीज, जो इंडिया में डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज हैं वो नहीं आएंगी। तो अगर डोमेस्टिक टेरिटरी कभी भी निकालने बोलेगा तो पूरा का पूरा इंडिया की टेरिटरी को प्लस करना, और तो और उसके बाद उस पर प्लस करना डिफरेंट कंट्रीज में जो इंडियन एम्बेसीज है, और माइनस कर देना जो इंडिया में डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी तो क्लियर है। ये नेशनल चीज क्या है? तो जैसे कि हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया की ज्योग्राफी देखी, नेशनल में हम इंडिया के लोगों के बारे में देखेंगे। तो इंडिया के लोग इंडिया में रह के पैसे कमाएं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह के पैसे कमाएं, बस शर्त एक है कि वो इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, यानी इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। अब जैसे कि कोई यूएस में रह के पैसे कमाता है और पैसे यहाँ भेज रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया का पैसा होगा। ठीक। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल ये दोनों चीज क्लियर होती है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो अब जो 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चंस में डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं, यानी ये डोमेस्टिक इनकम होगी या नहीं। तो पहला क्वेश्चन, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी, यानी कि इंडिया का रेसिडेंट है वो रशिया में काम करता है, रशियन एम्बेसी में काम करता है, तो बताओ इसके पैसे कहाँ जाएंगे। दूसरा, प्रॉफिट अर्नड बाय अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक जो भी प्रॉफिट इंडिया में रह के कमाता है वो। तीसरा, प्रॉफिट मेड बाय द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नामी बैंक है इंडिया का, वो अगर जापान में जाता है और जो भी प्रॉफिट होता है तो वो किस पे ऐड होगा। चौथा, सैलरीज पेड टू कोरियन वर्किंग इन इंडिया इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया, सॉरी, सैलरीज पेड टू कोरियन वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन कोरिया, कोरिया में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जो भी सैलरीज पे किए जा रहे हैं उनको, उनका इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं। अब पॉज लो 10 सेकंड का और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किसमें जाएगा और किसमें नहीं। आंसर्स देखते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन था रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है मैंने पढ़ाते टाइम ही बोला था एम्बेसीज के बारे में, अगर बाहर की कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है तो वो बाहर की कंट्री की टेरिटरी, तो इसका इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, फॉरेन बैंक इन इंडिया, अब फॉरेन बैंक है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन टेरिटरी में कमा रहा है तो इंडिया में इंक्लूड होगा। तीसरा, एसबीआई की ब्रांच है जो कि जापान में, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, जापान पे हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ आएगा, इंडिया की टेरिटरी में आएगा। तो
इसका पैसा नहीं ऐड होगा, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब चौथा, इंडियन एम्बेसी इन कोरिया। अब कोरिया में इंडियन एम्बेसी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो वो इनडायरेक्टली पैसे कहाँ आएंगे, हमारे पास आएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अब क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेशनल और डोमेस्टिक याद रखेंगे, और वो गांव वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था उसको याद रखेंगे। अब सुपर इंपॉर्टेंट चीज आएगी, और आने वाला 5 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 6 मार्क्स डील करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको शॉर्ट फॉर्म पे NFIA बोलते हैं। अब ये NFIA है क्या चीज? अब जैसे कि मैंने बताया था कि बाहर के लोग अगर इंडिया आते हैं और इंडिया में अर्न करते हैं और पैसे कमाते हैं, और बाहर के लोग इंडिया आके पैसे कमा तो लिए, लेकिन इंडिया के लोग भी तो बाहर जाके पैसे कमाते हैं और वापस इंडिया में पैसे भेजते हैं। अब इसे ही बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो जो भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई यानी बाहर से आई, और जो भी फैक्टर इनकम अब्रॉड गई यानी इंडिया से बाहर गए, ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। और यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में पढ़ेंगे और बोलेगा कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करो या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करो, तो NFIA का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें NFIA को प्लस करना पड़ेगा, और नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए NFIA को माइनस। अब NFIA ये तो देख लिए कि ये प्लस होगा या माइनस, लेकिन ये भी याद रखो NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे? अगर इंडिया में आने वाला पैसा ज्यादा है और इंडिया से जाने वाला पैसा कम, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर इंडिया से जाने वाला पैसा ज्यादा हो गया और बाहर से आने वाला पैसा कम हो गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो NFIA कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये याद रखेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असर्शन रीजनिंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट पे जंप करते हैं और देखते हैं कि NFIA का और क्या क्या रोल है। अब इस पूरी की पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट, जो कि आपका पूरा का पूरा नेशनल इनकम चैप्टर कैप्चर करता है। तो हमें ग्रिड दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये ग्रिड पे टोटल 4 वर्ड्स भी दिख रहे हैं, ये GDP, GNP, NDP, NNP, और तो और इसके नीचे लिखा है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। आपके सामने ये सारी चीजें आई होंगी और शरीर कपकपा गया होगा कि ये बन ही नहीं रहा है, अब इसको बनाए कैसे? अब इसको पढ़ने के लिए हमने जो अभी तक जितना भी बेस बिल्डिंग किया है एडवांस लेवल तक आने के लिए, मतलब यहां तक आने के लिए, वो सारी चीजों का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक 3 डिसीजन लेना, इसको याद रखना भी तो है, तो 3 डिसीजन से याद रखेंगे। देखो, पहला वर्ड या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, जैसे कि G है, G से ग्रॉस है और N से नेट है। दूसरा, या तो वो नेशनल होगा या तो डोमेस्टिक होगा। और तीसरा, या तो वो मार्केट प्राइस पे होगा या तो फैक्टर प्राइस पे। अभी तक मैंने ग्रॉस और नेट तो समझाया, वो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट याद करो ब्लॉक 1 का। दूसरा, मैंने आपको नेशनल और डोमेस्टिक भी समझाया, अभी ब्लॉक 3 पे ही स्टार्टिंग पे क्लियर किए थे। अब ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता क्या है भाई, अब इसको समझते हैं। मान के चलो एक फोन लिया, फोन की फैक्टर कॉस्ट थी, यानी फोन बनाने का कॉस्ट था 10,000 रुपए। अब वो फोन मार्केट में बिका 15,000 रुपए पे, इंक्लूडिंग टैक्स वैक्स सारी चीजें, GST वस्टी सब पे करके मैंने 15,000 रुपए पे किया। यानी सामने वाले के पास पूरे के पूरे 15,000 गए। सामने वाला गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, लेकिन सामने वाले का खर्चा कितना आया था बनाने में? 10,000 रुपए। लेकिन उसकी मार्केट प्राइस क्या थी? 15,000। तो मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट तो समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि GDP, GNP, NDP, NNP होता क्या है और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। अब आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, और लैडर समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये लैडर देखो और लैडर से समझो। तो सबसे बड़ा है GDP एट MP, सबसे बड़ा ये होगा, और सबसे छोटा होगा NNP एट FC। यही NNP एट FC है जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ये पूरे के पूरे चैप्टर का जो नाम है नेशनल इनकम, तो NNP एट FC कहलाता है वो। और तो और इसी नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम पे। अगर जब भी एग्जाम में पूछे कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो आप डायरेक्ट समझ जाओ कि आपको NNP एट FC फाइंड आउट करना है। अब इस लैडर पे सबसे ऊपर क्या है? GDP एट MP, तो मतलब सबसे बड़ा वो हुआ, और सबसे छोटा जो लास्ट हम फाइंड कर रहे हैं NNP एट FC। इसके बीच पे NDP एट MP भी है और NNP एट MP भी है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे ये देखते हैं। तो सबसे बड़ा GDP एट MP, इसमें हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया चीज हम ब्लॉक 1 पे पढ़ी थी, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब आ गया ये NDP एट MP। अब ये NDP एट MP को हमने D को N पे कन्वर्ट करना है, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल पे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ता है, तो प्लस कर देंगे। अब आएगा हमारे पास NNP एट MP। अब NNP एट MP आया है और जाना कहाँ? NNP एट FC पे, यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है।
अभी मैंने मोबाइल के एग्जांपल से समझाया था, मोबाइल में बहुत सारे टैक्सेस भी थे और तो और उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड था। तो अब हम डायरेक्टली इसमें टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, यानी कि जो भी हमने गवर्नमेंट को पे किया जीएसटी वगैरह उस पर्टिकुलर फोन पे, तो हमारा एफसी आ जाएगा, यानी कि फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रहा है। अब यही फैक्टर कॉस्ट लास्ट में बनता है एनएनपी एट एफसी और यही लास्ट में आंसर रहेगा। अब इतना तो समझ आ गया इस लैडर को देख के कि सबसे बड़ा जीडीपी एट एमपी था और सबसे छोटा एनएनपी एट एफसी था। अब एनएनपी एट एफसी यानी कि नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इतना हमें आंसर पे आना चाहिए। आप बार बार रिपीट करिए मेरे साथ, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये बोलते रहोगे तो सीक्वेंस पे आएगा और जबान पे बैठेगा, वरना एग्जाम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि अभी सब बन रहा है, सब समझ आ रहा है, लेकिन जब तक आप पॉज करके खुद से रिकॉल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सब समझ आ रहा है और आप पॉज करके नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो आपको इसका फर्क एग्जाम में दिखेगा जब कुछ भी लिखते नहीं बनेगा और आंसर भी नहीं आएगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका होता क्या है, ये कैसे सारी चीजों पे आएगा। और ये जब पेपर में आया कैलकुलेट द नेशनल इनकम, वो आपसे एनएनपी पूछेगा तो एनएनपी एट एमपी भी दे सकता है और बोल सकता है एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करो, या तो जीडीपी देगा और एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करने बोलेगा। बहुत सारी चीजें जब क्वेश्चन करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप से पहले एक छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल में आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर देना है या सोचना है अपने दिमाग में क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है और मुझे उसको एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे लाना है तो और क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब सेकंड, अगर एनडीपी एट मार्केट प्राइस है और मुझे इसको एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे लाना है, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल पे लाना है, तब क्या करूंगा? मैं एनएफआईए प्लस करूंगा। ठीक, अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस है और उसको मुझे एनएनपी एट एफसी पे लाना है, यानी फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, तब क्या करूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने वाला हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे और लास्ट हमारे पास क्या आएगा? एनएनपी एट एफसी। अब ये तो ड्रिल खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और लास्ट में हम इससे सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे और फिर ये पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट हो। और जैसे कि लैडर ऊपर से नीचे आया, हो सकता है लैडर को नीचे से ऊपर भी ले जाना पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस है, जहां माइनस था वहां प्लस करूंगा और जहां प्लस था वहां माइनस करूंगा। यानी कि अगर क्वेश्चन ये बोले कि नेशनल इनकम दिया है, मतलब एनएनपी एट एफसी दी हुई है और आपको जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, मतलब आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो माइनस किए थे वो भी प्लस हो जाएगा, एनएफआईए जो प्लस किए थे वो भी माइनस हो जाएगा, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। जस्ट याद रखो, सबसे बड़ा जीडीपी एट एमपी होता है और सबसे नीचे एनएनपी एट एफसी होता है, इसके बाद सब आसान है। अब इतना तो कर लिए और यहाँ पर हमारा ब्लॉक 3 खत्म भी होता है। अब ब्लॉक 4 पढ़ेंगे और ब्लॉक 4 स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में हार्डली 3 to 4 मिनट्स होंगे वीडियो को, जब मैंने बताया था कि हमें प्रिकॉशंस भी पढ़ने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 18 प्रिकॉशंस है, लेकिन जब मुझे ये 18 याद नहीं तो आपको मैं कैसे करवा सकता हूँ और कैसे चैलेंज कर सकता हूँ कि 18 याद करके बताओ। तो इसके लिए मैंने 4 सवाल बनाए। अब इस 4 सवाल को हम देखते हैं, ये 4 सवाल क्या क्या है, जिससे हमारा पूरा का पूरा प्रिकॉशन कंप्लीट हो जाएगा और ब्लॉक 4 की चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी प्रिकॉशंस, वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम 3 मेथड जंप करेंगे। तो चलो प्रिकॉशन के 4 सवाल क्या है ये देखते हैं। तो सवाल 1, पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस साल एक्चुअली कुछ प्रोड्यूस हुआ? अगर प्रोड्यूस हुआ है तो नेशनल इनकम पे आएगा, प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें प्रोडक्शन पे आती है और कंफ्यूज करती है ये देखते हैं। पहला, पुराना घर बेचा, पुराना घर था ऑलरेडी सेल हुआ, कुछ नहीं आएगा, मतलब एक्सक्लूड होगा। दूसरा, पेंशन मिली, पुराना काम किया हुआ था, पैसे अभी मिल रहे हैं, तो ये भी प्रोडक्शन तो पहले हो चुकी है, प्रोडक्शन हो चुका है, यानी इंक्लूड नहीं होगा। अगर तुरंत प्रोडक्शन हुआ रहता, यानी कुछ काम करता और सैलरी मिलती, तो इसको इंक्लूड करते। अब लॉटरी जीती, कुछ प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। स्कॉलरशिप आया, गिफ्ट मिले, डोनेशंस मिले, फ्लड कंपनसेशन जो फ्लड रिलीफ में पैसे हम डालते हैं उसके लिए पैसे मिले। अब ये सारी चीजें ट्रांसफर इनकम है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रांसफर हुई है, यानी ये प्रोड्यूस नहीं हुई। तो ये सारी चीजें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी और ये सब का सब एक्सक्लूड होगा। अगर ये सारी चीजें आपको उस चार्ट पे दिखेगी क्वेश्चन पे, जिसमें 15-20 ट्रांजेक्शन रहते हैं और उसको आपको ऐड करके नेशनल इनकम निकालना रहता है, तो ये सारी चीजों को इग्नोर कर देना, ये सब किसी काम का नहीं है, सब घटिया चीजें। ओके, अब पुरानी सेविंग से पैसे निकाले, बहुत पहले हमने पैसे सेव करके रखे थे, पुरानी सेविंग जिसको बोलेंगे, अब वहां से पैसे निकाल रहा हूं, अभी यूज आया तो ये भी एक्सक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो अभी भी नहीं हुआ। तो पहला सवाल तो क्लियर है। अब दूसरे सवाल पे जंप करते हैं। तो क्वेश्चन 2, आपको ये देखना है कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कौन से ट्रांजैक्शन प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन के लिए यानी कुछ प्रोड्यूस हुआ होगा,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलने का मतलब अगर शेयर्स खरीदा, डिवेंचर्स खरीदा, बॉन्ड्स खरीदे, ये सारी चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पार्ट है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कभी भी इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम पे, लेकिन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन होंगे, यानी कि बाइक खरीदा, पैसे दिए, तो कुछ तो ला रहा हूं घर, तो ये चीज जोड़ी जाएगी नेशनल इनकम पे। और तो और अब सवाल थर्ड, क्या मैं सेम वैल्यू दो बार गिन रहा हूं, यानी कि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही आटा चक्की वो गांव वाला याद करो। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि अगर मैं सेम वैल्यू दो बार काउंट कर लेता हूं तो मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा और एक्चुअल में फाइनल जो गुड्स की वैल्यू थी मुझे वो डालनी पड़ेगी, ना कि उनकी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू। तो सवाल 3 भी क्लियर है। अब चलो सवाल 4 क्या ये देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, प्रोडक्शन हुआ पर उसके पैसे नहीं मिले। अब जैसे कि एक फार्मर ने बहुत सारे वीट्स उगाए, वही फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं गांव वाले। अगर उसने बहुत सारे वीट उगाए लेकिन उससे किसी बेकरी वाले ने खरीदा ही, सॉरी किसी चक्की वाले ने खरीदा ही नहीं, मतलब पड़े पड़े अब वो सिर्फ वो कंज्यूम कर रहा है। अब वो सारे वीट सेल्फ कंजप्शन करता है, यानी खुद के लिए खाता है। अब खुद के लिए खाया तब भी नेशनल इनकम में ऐड होगा, अगर बेचा तब तो ऐड होना ही होना है, लेकिन अगर सेल्फ कंजप्शन कर रहा है बैठे बैठे तब तो ऐड होगा ही। जैसे कि मान के चलो कोई रेंटल इनकम, कोई अपने घर पे रहता है, खुद के घर पे, अगर उसके पास घर नहीं होता तो कहाँ रहता, किसी रेंटल प्रॉपर्टी पे रहता, रेंटल प्रॉपर्टी पे रहता तो रेंट के पैसे देता। अब लेकिन वो खुद के घर पे है तो उसके रेंट के पैसे बच नहीं रहे, इसे भी हम टोटल करेंगे नेशनल इनकम के पार्ट पे, क्योंकि ये कंप्यूटेड इनकम। अगर वो बंदे के पास कुछ नहीं होता तब भी वो उस घर पे रहता, यानी कि रेंट देता, तो हम इसके रेंट को भी नेशनल इनकम पे इंक्लूड करेंगे। अब इतना तो समझ आ गया। एक और चीज, अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फैक्ट्री ओनर ने मशीन खुद से बना दी, खरीद के नहीं लाया, खुद से बनाई, तो उस बनाई हुई मशीन का भी पैसा नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो अपने लिए ही तो बना रहा है, यानी सेल्फ कंजप्शन है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। मान के चलो किसी की मम्मी घर पे खाना बनाती है, या जनरली मम्मी घर पे खाना बनाती है, उनके पैसे नहीं लेती वो, अगर, क्योंकि नेशनल इनकम पे ये काउंट होगा ही नहीं। अब नेशनल इनकम पे क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। हम जो भी गुड्स बनाएंगे सेल्फ कंजप्शन के लिए, गुड्स सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो नेशनल इनकम पे आएगा। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक सर्विसेज देंगे, जो कि मदर लोग जनरली करती हैं, घर का काम, ये सब डोमेस्टिक सर्विसेज का पार्ट है, तो डोमेस्टिक सर्विसेज होगा, ये सब नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता। तो कैसे गवर्नमेंट ने मम्मी के काम को नकारा है, देखो यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर हम नेशनल इनकम के चारों क्वेश्चन से पूरे के पूरे 18 एक्सेप्शन इजीली वे में समझ गए, और आई होप आपको याद भी हो गया होगा क्या नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा और क्या नहीं होगा। अब चलो हम नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के पूरे 3 टाइप्स पढ़ेंगे, और तीनों टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, वैल्यू एडेड मेथड हमें नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं देता, हमें वो सबसे बड़ी चीज जो कि क्या थी, जीडीपी एट एमपी, वो देता है, और उसके बाद हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो याद रखेंगे वैल्यू एडेड मेथड हमें फाइनल जो आंसर देगा वो जीडीपी एट एमपी होगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन एनएफआई और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मान के हमें निकाल के माइनस करके एनएनपी एट एफसी निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 3 आपको याद होने चाहिए, जो कि हमने आपके स्क्रीन पे दिख सकते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू एडेड। ये वैल्यू एडेड क्या है पहले ये समझते हैं। तो याद करो वही एग्जांपल किसान वाला, किसान ने चक्की वाले को दिया, चक्की वाले ने बेकरी को दिया, और बेकरी से सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर जाके लेता है। ये सब ने थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड की, जो भी काम किया उसकी वैल्यू ऐड की। तो हम सबकी वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला वैल्यू एडेड, तो जो भी गुड्स का वैल्यू था, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट बना होगा जिसमें वो बिका होगा, उसमें माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो कि ये सब लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए होंगे या अपना अपना टैलेंट लगाया होगा, जो भी फीस लगाई होगी उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा वैल्यू एडेड। दूसरा, अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा सेल्स प्लस चेंज ऑफ स्टॉक्स। अब सेल्स, जितनी भी चीजें बिकेंगी वो, प्लस चेंज ऑफ स्टॉक्स। ये चेंज ऑफ स्टॉक्स क्या होता है आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, इस अकाउंट्स में आपने पढ़ा ही होगा कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ही चेंज ऑफ स्टॉक होता है। इतना सिंपल था। अगर ये 3 याद है तो आपसे वैल्यू एडेड मेथड बन जाएगा। और याद रखना फिर से, वैल्यू एडेड मेथड में लास्ट में जीडीपी एट एमपी मिलता है, ना कि एनएनपी एट एफसी। पहला मेथड बन गया। इसके क्वेश्चंस हम डायरेक्टली करेंगे जब मैं 3 मेथड समझा दूंगा उसके बाद। तो चलो दूसरे मेथड में जंप करते हैं, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब हम दूसरे मेथड पे जंप करेंगे, जो कि है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड समझने से पहले मैं फिर से आपसे बोलूंगा, जैसे कि हमने वैल्यू एडेड पे देखा था कि लास्ट में जीडीपी एट एमपी आता है, तो
इस पर्टिकुलर इनकम मेथड में जो भी आंसर आएगा वो लास्ट पे आएगा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, यहां तक ये आंसर निकाल के देगा। तो जैसे हमने उसमें वैल्यू एडेड देखा था, चेंज ऑफ स्टॉक्स देखा था, और तो और स्टॉक्स में जो भी चेंजेस थे, जो भी वैल्यू एडेड हुई थी, उसके फाइंड आउट करने के तरीके देखे थे, वैसे ही यहां भी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इनकम मेथड में आता क्या है, इस पहले ये देख लेते हैं, सॉरी। तो इनकम मेथड में आएगा क्या? इनकम मेथड, मान के चलो जो भी चीजें किसान ने प्रोड्यूस किया, किसी ने भी प्रोड्यूस की, वो कभी ना कभी मार्केट में बिकेगी। बिकेगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो उस पैसों से रेंट पे होगा, सैलरी दी जाएगी, किसी को इंटरेस्ट दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो भी हम फैक्टर इनकम में पे आउट करते हैं, ये सबको प्लस करना है और यही हमारा इनकम मेथड बनेगा। तो पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दिए जाने वाला पैसा। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो। तीसरा मिस्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो बिजनेसमैन खुद खर्चा करेगा अपनी कमाई लाके या डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डेली खर्चे जो हो रहे हैं, वो सारी चीजों को प्लस करेंगे। तो आखिरी में आंसर क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। याद रखेंगे, वैल्यू एडेड से आया था जीडीपी एट एमपी, इनकम मेथड से आएगा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, उसमें आया था जीडीपी एट एमपी। बार बार रिपीट करो मेरे साथ, वैल्यू एडेड में मार्केट प्राइस पे था, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट पे, वहां जीडीपी था, यहाँ एनडीपी। क्लियर? अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या है? तो एम्प्लॉयज को क्या क्या कंपनसेट चाहिए? सबसे पहले वेजेस दे दो, सैलरीज दे दो, बोनस दे दो, और जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि जब उनको घर देते हैं या कुछ लेबर्स को डेली भत्ता मिलता है, खाने का खर्चा, लंच का खर्चा, ये सारी चीजें दे दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी नेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि रेंट पे करना, रॉयल्टी देना, इंटरेस्ट देना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, और तो और स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट भी बांटना। ये सब किसका पार्ट है? ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। थर्ड है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इंडिया के लिए खास है। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिया के लिए खास क्यों है? अब एग्जाम, जैसे किराने वाली दुकान, इनका इनका वेज क्या होगा? मतलब कि किराने वाली दुकान कितना ही कमा सकती है, प्रॉफिट क्या है, इसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। आदमी बैठता है, जो भी कमाता है उससे घर भी चलाता है, वो दुकान भी संभालता है। ऐसा कुछ सेपरेट नहीं है कि इतनी इसकी इनकम हो जाती है, इतना प्रॉफिट बन जाता है। हो सकता है वो अलग होते जाए और उससे घर भी चलता है और वो दुकान भी चलती है। तो नॉर्मल किराने की दुकान से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब छोटी मोटी जितनी भी इंडिया में दुकानें हैं वो इसी से चलती हैं, ऐसे ही मिक्स्ड इनकम रहता है और सेल्फ एम्प्लॉयड भी रहता है वो इंसान। अगर ये तीनों को प्लस करते हैं तो आखिरी में हमारे पास क्या आता है? अगेन एनडीपी एट एफसी, और यहां पर बनता है इनकम मेथड। इसके भी क्वेश्चंस आखिरी में देखेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट मेथड पे जंप करते हैं, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, और इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब मान के चलो इस साल इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इस साल नेशनल इनकम इंडिया का बढ़ गया, अच्छी खबर है। लेकिन रुको, अब अच्छी खबर 2 रीजन से हो सकती है। पहली 2 रीजन में तो हो सकता है हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया हुआ, क्योंकि हमने नेशनल इनकम में देखा था जो भी प्रोडक्शन होगा हम उसे ही टोटल करेंगे, तो हो सकता है पहला तो हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया हो। दूसरा, लेकिन हमने उतना ही प्रोड्यूस किया बट चीजों की प्राइस बढ़ गई, लोग ज्यादा पैसा देके खरीदने लग गए, यानी इनडायरेक्टली एक्सपेंस ज्यादा होने लग गया और पैसे इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा आने लग गए और नेशनल इनकम बढ़ने लग गया। यानी कि प्रोडक्शन उतना ही था लेकिन वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ये दूसरा वाला जो था, प्रोडक्शन सेम था, चीजों की वैल्यू बढ़ गई, इसे ही हम आम भाषा में इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब जीडीपी यानी कि ये जो रियल और नॉमिनल था, इसका मेन काम यही बताना है कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन का फर्क क्या है, तो एक्चुअल जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाए। तो याद रखेंगे, एक्चुअल जीडीपी रियल जीडीपी होती है, नॉमिनल नहीं। अब रीजन, नॉमिनल जीडीपी हमेशा करेंट प्राइस और बेस ईयर, करेंट ईयर पे देखा जाता है, करेंट प्राइस और करेंट ईयर पे, यानी 2025 या 2026 में जो एक्टिवा का प्राइस होगा उसी से ही माना जाएगा कि वो कितने की है। लेकिन अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 2011 में एक्टिवा का प्राइस क्या था और 2016 में एक्टिवा का प्राइस क्या है, तो मुझे एक बेस ईयर लेना पड़ेगा और वो बेस ईयर 2011 बनेगा। तो रियल में हम बेस ईयर लेंगे, नॉमिनल में हम करेंट ईयर लेंगे। इतना क्लियर है? रियल में बेस ईयर और नॉमिनल में करेंट ईयर, और इससे फाइंड आउट होगा एक्चुअल इन्फ्लेशन। अब 2011 के हिसाब से अभी इंडिया कितना ग्रोथ कर पाया, ये रियल जीडीपी बताएगा, ना कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का हिस्सा घुसा हुआ होता है, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन हमें दिखता नहीं है, वो सब चीजों का IMI रेट बताएगा। नॉमिनल जीडीपी इंपॉर्टेंट था पढ़ना और रियल जीडीपी भी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि एक एक मार्क्स, सॉरी,
3 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है कि पूछ ले राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द नॉमिनल जीडीपी। अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं डिफ्लेटर, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है ये समझेंगे। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? तो जीडीपी डिफ्लेटर का सिर्फ और सिर्फ मेन काम यही है कि बेस ईयर से मतलब अभी तक जो भी प्राइस बढ़ी है, जितना भी इन्फ्लेशन आया वो कितना आया ये बताएगा। इसका एक इजी सा फॉर्मूला होता है जो कि है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसका जो भी आंसर आता है इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, महंगाई कितनी बढ़ी है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। अब लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे सीरीज का, आखिरी कॉन्सेप्ट है। ये सोच के मिस मत करना, हो सकता है सीबीएसई इसको 6 मार्क्स में दे दे, मेरे टाइम पे तो देता था राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ द जीडीपी और द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी ऐसे बोल के। अब ये लिमिटेशंस क्या बनते हैं और ये जीडीपी और वेलफेयर किससे रिलेटेड है ये देखते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हर साल जीडीपी बढ़ना मतलब देश डेवलप कर रहा है तो हो सकता है कि गलत सोच रहे हो। अब ये ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है कि क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि लोग खुश हैं? पहला सवाल तो ये होगा। तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी। तो पहला, रियल जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे रियल जीडीपी एक्चुअल जीडीपी दिखाएगा कि कंट्री कितना पा रहा है, क्योंकि वो बेस ईयर में प्राइसेस को देखता है। लेकिन लॉजिक ये है, लॉजिक समझना, अगर जीडीपी ज्यादा यानी कि नेशनल इनकम ज्यादा तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो भी ज्यादा होना चाहिए, यानी फ्लो ज्यादा तो पर पर्सन को जॉब भी मिलनी चाहिए, अवेबिलिटी होना चाहिए जॉब की, यानी कि वो ग्रोथ करेगा, वो पैसे कमाएगा, यानी लोगों का वेलफेयर भी ज्यादा होगा। पर ये पूरा सच नहीं है। अब ये पूरा सच क्यों नहीं है? हो सकता है कि सीबीएसई आपसे कुछ लिमिटेशन मांगे कि ये पूरा सच क्यों नहीं है ये बताओ। तो यहीं पर हम 4 लिमिटेशंस पढ़ेंगे और ये 4 लिमिटेशंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आ सकता है या तो डायरेक्टली 6 मार्क्स में आ सकता है। तो चलो 4 लिमिटेशन पढ़ के ये पूरी की पूरी वन शॉट को कंप्लीट करते हैं। अब लिमिटेशन का पहला, तो ये लिमिटेशन का पहला बोलता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बोलने का मतलब जीडीपी सिर्फ वही चीजें कैलकुलेट करता है जिसमें कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, जिसमें एक्चुअली में पैसों का एक्सचेंज है। लेकिन जब नॉन मॉनेटरी चीजों का एक्सचेंज होता है, जैसे कि मान के चलिए हाउसवाइफ जो सर्विस देती है घर पे, जो काम करती है, उसका कोई पेबल इनकम नहीं होता। अब पेबल इनकम नहीं होता इन द सेंस उसको पैसे मिलते नहीं है, पैसे नहीं मिले तो ये पैसे ऐड ही नहीं हुए ये पैसे ऐड ही नहीं हुए नेशनल इनकम में। तो पहला लिमिटेशन तो ये हो गया। दूसरा है एक्सटर्नलिटीज, यानी कि ये जो नेशनल इनकम है, मान के एक एग्जांपल से समझते हैं एक्सटर्नलिटीज का मतलब। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस की, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। अब फैक्ट्री का जो भी कचरा था वो नदी में गया, नदी का पानी पॉल्यूट हुआ, पानी पॉल्यूट होने के कारण लोग उस पानी को पिए, कंज्यूम किए और बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद ये सारी चीजों का इलाज हुआ, लेकिन जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के बारे में बताया गया। जो भी अच्छी चीजें हो रही थी, जैसे कि नौकरी मिली, पैसे मिले लोगों को, प्रोडक्शन हुआ, ये सब, ये नहीं बताया गया कि कितना पॉल्यूशन हुआ, लोग कितने बीमार पड़े इस चीज से। तीसरा है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जीडीपी बढ़ गया, पर किसका बढ़ा है एक्चुअल में? कौन कमा रहा है? गरीब कमा रहा है कि रिच कमा रहा है? तो जीडीपी से ये फाइंड आउट नहीं हो पाता कि किसकी इनकम एक्चुअल में बढ़ी है, रिच की बढ़ी है या पुअर की बढ़ी है। अब लास्ट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ता है यानी कि वेलफेयर बढ़ रहा है, मान के चलो हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, यानी कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है। अब मान के चलो एक कंट्री ना हॉस्पिटल बना रही ना स्कूल बना रही, वो बनाती है वेपन और वेपन बेचती है, तो इससे लोगों का वेलफेयर तो नहीं हो रहा, इससे वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अपनी जीडीपी भी बढ़ा रहा है क्योंकि इसको बेचने से पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों का वेलफेयर नहीं था, यानी कि ये जीडीपी का बहुत बड़ा लिमिटेशन था। अब इतना करके हम सब कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, और तो और लास्ट में 25 क्वेश्चंस पूछूंगा, मेरे साथ रेडी रहना। अगर 25 के 25 क्वेश्चन बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया। अब चलो स्टार्ट करते हैं, डिटेल क्वेश्चन देखना। अब स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज सॉल्व करना। और ये 2 केस स्टडीज मैंने एकदम खुद से डिजाइन की है, किसी पे बुक पे नहीं मिलेगी, ना एनसीईआरटी पे मिलने वाली है, ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो ये 2 केस स्टडी सॉल्व अगर कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि है रमेश रन्स अ स्मॉल फर्नीचर वर्कशॉप इन अ विलेज। लास्ट ईयर ही परचेस्ड wood worth ₹80,000 and sold the furniture worth 2 लाख रुपीस, यानी कि 80,000 के सामान लेके 2 लाख रुपए में फर्नीचर बेचता है बना के। एट द ईयर एंड ही हैड अनसोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹30,000। साल के आखिरी में 30,000 का फर्नीचर बचा भी है इसके पास वर्कशॉप पे, कंपेयर टू 10,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर।
और तो और 10,000 का इसके पास फर्नीचर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे ही बचा था, आखिरी में 30,000 का बचा है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ऐसे ही देगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर हिज ओल्ड कटिंग मशीन लॉस्ट 15,000 ऑफ इट्स वैल्यू ड्यू टू रेगुलर यूज। अब रेगुलर यूज करने के कारण इसकी जो कटिंग मशीन थी वो 15,000 रुपये अपनी वैल्यू खो दिया, यानी कि डेप्रिसिएशन दिया है। डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे ही लिखेगा, रेगुलर यूज करना, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाना, और तो और मशीन खराब हो जाना, जिसके कारण उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब रमेश ऑल्सो रिसीव 20,000 एज एन कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर अ स्टॉर्म डैमेज हिज शेड। अब गवर्नमेंट से इसे 20,000 रुपये और आए, क्योंकि इसने इंश्योरेंस करवा के रखा होगा या कुछ भी करवा के रखा होगा, जिससे गवर्नमेंट ने इसे कंपनसेट किया है 20,000 रुपये का। अब 3 सवाल। पहला, रमेश का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? दूसरा, उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या है? तीसरा, स्टॉर्म कंपनसेशन क्या नेशनल इनकम में ट्रीटमेंट कैसे होगा? अब इसके आंसर्स दो, पॉज करो, 2-3 मिनट लो और सोचो क्या क्या आंसर हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मैं चेक करूंगा। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर का पहला था, हमें डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना था, तो वही वैल्यू एडेड मेथड पे जाओ, जंप करो। वैल्यू एडेड मेथड के जो फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ द आउटपुट क्या होता है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। तो सबसे पहले चेंज इन स्टॉक क्या था, वो 30,000 था और स्टार्टिंग 10,000 था, लास्ट में 30,000 बचा था ईयर एंड में, और स्टार्टिंग पे 10,000 बचा था, माइनस कर दो 20,000 आएगा। सेल्स कितने की थी इसने? फर्नीचर 2 लाख रुपए का बेचा। अब मतलब फर्नीचर 2 लाख का बनाया और बेचा, तो 2 लाख प्लस 20,000 यानी 2,20,000 रुपए, यानी 2,20,000 रुपीज इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट रही। दूसरा क्वेश्चन बोला था जीबीए एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या होगा? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी जो भी बीच की चीजें होंगी, डायरेक्टली जो पहला फॉर्मूला था उसको याद करो। तो जीबीए क्या कहेगा, यानी कि जो 2,20,000 रुपए इसकी आउटपुट आई थी वैल्यू, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन था कितने का एक्चुअल में, ये सामान कितने का लेके आया था? 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज का। तो 2,20,000 माइनस 80,000, क्या आंसर आया? 1,40,000, यानी 1,40,000 रुपीज इसके पास बचेगा, और ये जीबीए एक मार्केट प्राइस होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, स्टॉर्म कंपनसेशन इंक्लूड होगा या नहीं? अब ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, कुछ प्रोडक्शन से नहीं आया, ट्रांसफर पेमेंट है। मैंने क्या बताया था, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो एक्सक्लूड होगा। अब प्रोडक्शन होता तो इंक्लूड होता, ट्रांसफर पेमेंट था जो कि एक्सक्लूड होता है हमेशा। पैसे भेजे गए, गवर्नमेंट ने भेजे, बिना किसी काम के, कुछ प्रोडक्शन किया नहीं, इसका ट्रीटमेंट होगा, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इतना कंप्लीट करने के बाद ये भी याद रखना कि जो 15,000 का डेप्रीशिएशन था, यहाँ 15,000 क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन कंफ्यूज करने के लिए ही है। डेप्रीशिएशन हम कब माइनस करते हैं, जब हम नेट से ग्रॉस पे जाएं या ग्रॉस से नेट पे जाए, तो डेप्रीशिएशन का काम। यहाँ तो हमें कुछ ऐसा फाइंड आउट करना ही नहीं है, ना नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ डेप्रीशिएशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया और कुछ नहीं। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया, चलो जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एन इकोनॉमी हैज अ नॉमिनल जीडीपी ऑफ 8,000 करोड़ इन द करेंट ईयर एंड अ रियल जीडीपी ऑफ 6,400 करोड़, अब मेजर एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। अब सवाल एक, आपको एक्चुअल क्या फाइंड आउट करना है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर का, कि आपको फाइंड आउट करना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कैसे करता है, मैंने बताया था फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करो रियल जीडीपी से, मल्टीप्लाइड करो 100। अब जब आप ये करोगे तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन आंसर आएगा 125। अब 125 बोलने का क्या मतलब, 100 हमेशा बेस रहता है, याद रखना। जब भी जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो 100 हमेशा बेस ही रहेगा। 100 से नीचे गया तो डिफ्लेट हुआ, 100 से ऊपर आया, कितना ऊपर आया? 125, यानी महंगाई 25% बढ़ गई है, 25% इंक्रीज हुआ है सब चीजों के प्राइस पे। तो ये चीज तो यहाँ पर फाइंड होती है, और दूसरा क्वेश्चन भी हम डील कर लिए। अब नेक्स्ट रैपिड फायर 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन में आपको आंसर्स हमेशा सोचने हैं, मेरे साथ सोचते सोचते जाना है, और ये फाइंड आउट करना है कि आप पूरा वीडियो सही से समझ पाए हो नहीं। अगर इस 25 में 20 से ऊपर सही है तो ऑल द बेस्ट, आप रेडी हो इस चैप्टर के लिए। अगर 15 से 19 के बीच में आते हैं, यानी 15 से 19 सही है, तो ठीक है। अगर 15 से नीचे सही होता है तो एक बार वीडियो फिर से देख लो यार। ओके, अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 रैपिड क्वेश्चन करेंगे। अब रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हो, रैपिड फायर क्वेश्चन देखे इस पूरे के पूरे वीडियो को कंक्लूड करेंगे। 25 क्वेश्चन से मेरे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैक्रो का दूसरा नाम क्या है? तो मैक्रो का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। अब माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी। अब आटा बेकरी ने खरीदा, फाइनल या इंटरमीडिएट? तो इंटरमीडिएट। देन चौथा क्वेश्चन क्या था, टैक्सी ड्राइवर ने कार खरीदी, क्या है ये?
एक फाइनल गुड है या कैपिटल गुड, तो फाइनल और कैपिटल दोनों है। अब पांचवा, जूते किस टाइप के कंज्यूमर गुड्स हैं, तो सेमी ड्यूरेबल, 1 साल तक चलते हैं भाई जूते एटलीस्ट, तो सेमी ड्यूरेबल होगा। अब छठवा, मनी सप्लाई स्टॉक है या फ्लो, तो स्टॉक। इनकम क्या है, स्टॉक है या फ्लो, तो फ्लो। अब 8, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, याद है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। अब 9th, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो इसको डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, सॉरी नॉट कंपनसेशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होगा, अपना डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। अब डेप्रिसिएशन के 3 तरीके क्या है, या तो वो वियर एंड टियर होगा, पैसेज ऑफ टाइम होगा, या तो ऑब्सोलेंस होगा, यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, या तो यूज करते हुए खराब होगा, या तो टाइम के साथ खराब हो जाएगा, या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी कि ऑब्सोलेंस होगा। अब इंडियन एम्बेसी इन जापान, अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा कि क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाँ इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, ये नहीं आएगा क्योंकि ये जापानीज एम्बेसी के में ऐड होगा, इंडिया में नहीं होगा, माइनस करेंगे। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर से जो पैसे आ रहा है उसको प्लस करेंगे और जो इंडिया से पैसे बाहर जा रहे हैं उसको माइनस करेंगे। अब डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या है, तो नेशनल इनकम होता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने बताया था डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस करते हैं। तो अब नेक्स्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ाना भूल गया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसी पे ही आएगा। अब इसमें सब्सिडी माइनस कर दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। अब जीडीपी और एनडीपी ये क्या क्या है, क्या करते हैं, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, ग्रॉस का ही डील करते हैं और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट, एनएनपी एट एमपी है और एनएनपी एट एफसी है। अब एमपी और एफसी क्या क्या चीजों से बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम का टेक्निकल नेम क्या है, टेक्निकल नेम यानी कि जो आपको बोर्ड्स में दिखेगा शॉर्ट फॉर्म, तो इसका है एनएनपी एट एफसी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स वैल्यू, अभी जो क्वेश्चन के थे उसी से रिलेटेड है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स फॉर्मूला। नेक्स्ट, इनकम मेथड कौन सा एग्रीगेट देता है, तो ऑब्वियसली बात है इनकम मेथड क्या दिया था हमें, एनडीपी एट एफसी। देन पेंशन नेशनल इनकम में आएगा या नहीं, पेंशन ट्रांसफर इनकम है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कमा के रखा हुआ था, पेंशन में मिल रहा है, तो एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। अब पुराना घर की सेल, पुराने घर को अगर बेच रहे हैं, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पुराने घर को बेच रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ एक चीज इंक्लूड होगा जो ये बता रहा हूं, अगर कोई आदमी कमीशन कमाता है उस घर को, पुराने घर को बेच के, तो वो कमीशन इंक्लूड इसमें जरूर होगा क्योंकि वो बार बार ऐसी सेल करेगा तो कमीशन मिलते जाएगा, यानी वो मेहनत कर रहा है और पैसे को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ओनर है वो अपने घर पे रहता है तो क्या इसके घर का रेंटल कैलकुलेट होगा, तो हाँ ऑब्वियसली बात है होगा क्योंकि ये कंप्यूटर रेंट का फॉर्म था और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। देन जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, अभी सेकंड क्वेश्चन जो देखे थे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। अगर ये पूरे के पूरे 25 बनते हैं तो पूरे के पूरे सॉलिड रेडी हो गए भाई आपके यूनिट 1। अगर 20 से कम आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 15 से कम आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट देख लेना, सारी चीजें बन जाएंगी। और तो और अब सेकेंड यूनिट करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही ब्लॉक्स में डिवाइड करके एकदम इजी वे में और फ्लो पे हम जाएंगे और सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट करेंगे। ओके एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड यूनिट। थैंक्स।